अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास की फसल पे बात करेंगे, लेकिन कॉटन की प्री मैनेजमेंट पे बात करेंगे कि अभी फसल की काश्त का मौसम आना है तो हमने क्या तैयारी करनी है। अगर हम कपास के काश्तकार हैं, हम चाहते हैं कि हम कपास उगाएं, तो हमने क्या तैयारी करनी है, ज़मीन की तैयारी किस तरह करनी है। ये प्री मैनेजमेंट में गुलाबी सुंडी का थ्रेड ख़ास तौर पर मौजूद रहता है और वो कहाँ कहाँ मौजूद होती है, उसकी तलफ़ी के हवाले से क्या करना है, फिर बीज कहाँ से हासिल करना है, अच्छा बीज कहाँ से हासिल करना है, फिर पिछले साल का जो मौसम है जिसमें हीट वेव आई वो भी हमारे सामने है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या इक़दामात करने हैं। बीज उसके लिए कोई ख़ास हीट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ मौजूद हैं नहीं है, बीज का जो चुनाव है वो कैसे करना है, मार्केट में बीजों की दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है, फिर वो क्या खादें हैं जो हमें कपास की बिजाई के वक्त ज़रूरत होंगी, तो उसके लिए भी हमने क्या क्या अपने आप तैयारी करनी है, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। फिर जो है इसके साथ साथ जो है जब हम काश्तकारी के अमल से गुज़रते हैं तो फिर हमें पानी के मसले दरपेश होते हैं, तो उनको किस तरह देखना है। फर्टिलाइज़र महंगी हो गई हैं, महंगी होती जा रही हैं, अब फिर डॉलर के रेट में फ्लक्चुएशन आई है, उसके असरात मुरतब होंगे, तो इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटना है, ये हमारे आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नवीद अफजल साहब। आपका ताल्लुक़ सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से है और तहकीक करते हैं, कपास के हवाले से स्पेसिफ़िक तहकीक करते हैं। इनसे भी पूछेंगे क्या वैराइटीज़ पाइपलाइन में हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िम हुसैन लाबर साहब, ज़रई यूनिवर्सिटी ज़रई शोबा जो है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का, उससे मुंसलिक हैं और प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं और काटन पर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे भी जानेंगे। और तीसरे मेहमान मौजूद हैं ताहिर हुसैन ख़ान मलेज़ई साहब। आप साबिक़ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, काश्तकार हैं और ख़ास तौर पे उनका फोकस जो है काश्तकारी में कपास पर होता है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपका रब्ता आम काश्तकार से भी होता होगा, तो काश्तकार के अंदर ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है। हमें कुछ काश्तकार कपास से रूठा रूठा नज़र आया पिछले सीज़न के बाद जो नुकसान हुआ, तो अब किसी तरह उसको वापस लाना है कपास की तरफ, उसके लिए कहीं किसी सतह पे काम हो रहे हैं। दो चीज़ें हैं ना, एक तो उसको कायल किया जाए कि नहीं ये अच्छी फसल है, इस तरफ वापस आए। दूसरा ये है कि हम जो माहौल है उसको इस कदर बेहतर बना दें कि काश्तकार दोबारा जो है कपास की तरफ वापस आए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले तो ये जी कि लास्ट ईयर का जो हुआ था ना जी, उससे पिछला साल अगर आप लेना तो हमारा वेदर बहुत साथ दिया था हमारा वेदर ने। तो लोग फिर ना इससे ये जो लास्ट ईयर गुजरा उसकी वजह से लोग इसकी तरफ काफ़ी आए थे। हमारा पंजाब में एरिया बड़ा था, ठीक है, और सिंध में लास्ट ईयर कुछ एरिया कम हुआ था, उसकी वजह थी पानी की ना, पेस्ट मैनेजमेंट भी बेहतर हो गया था, पेस्ट मैनेजमेंट अच्छी हो गई, उसकी वजह से भी जो पेस्ट का थ्रेट कम हुआ था। जी जी बिल्कुल, यानी कि पिछले साल से पिछले साल बहुत अच्छी पैदावार मिली, ठीक है, बहुत अच्छा उनको रेट मिला, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया। तो लास्ट ईयर फिर ये हुआ जी कुछ बारिशों की वजह से, बारिशों की वजह से मेनली तो बारिश का रोल है, वेदर का कह लें जो, उसको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वो जो थे हमारे फार्मर थे ना जी, इधर तो हमारा पार्शली हुआ था तकरीबन ना जी इफेक्ट, राजनपुर साइड पे ज़्यादा हुआ था और सिंध में ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारी कॉटन को ना। तो इस साल फिर ये है कि जी पिछले साल हमारा जो ट्रेंड रहा था वो था जी, हमारा जो लोग अप्रैल तक रहे ना उन्होंने अच्छी पैदावार फिर भी ले ली, ठीक है। तो जो मई में गए थे, मई में सोइंग की थी, तो वो उनकी पैदावार बहुत कम हुई थी। वो सक्सेस मॉडल तो मौजूद हो गया ना हमारे पास, वो पैटर्न को अडॉप्ट करके हम बेहतर कर सकते हैं। जी जी। और इस साल फिर ये है कि फार्मर्स को ऐसे ही मोटिवेट हो रहे हैं जी, फार्मर्स अब ना अर्ली पर आ रहे हैं थोड़े से, ठीक है, यानी कि उन्होंने बिजाई जो शुरू कर देनी है 15 फरवरी से ऑनवर्ड, कुछ लोगों ने यानी कि रकबा रखा हुआ है। वैसे तो बहुत कम होते हैं, 2 से 5% जो अर्ली पे लगाते थे पहले नहीं। तो ये कब से बिजाई शुरू कर देनी है उन्होंने? फरवरी नहीं, अच्छा फरवरी में जी फार्मर। और दूसरा रिकमेंडेशन क्या है? हाँ जी, रिकमेंडेशन क्या है आपकी सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशन? इस अरसे से पहले ना लगाएं। हमारा वो तो है जी 1 अप्रैल। अच्छा, 1 अप्रैल से हमारा होता है, रिकमेंडेड टाइम है 31 मई तक। नहीं तो फरवरी में अगर लगाना शुरू कर देते हैं तो इससे जो थ्रेट्स हैं वो तो फिर बढ़ जाते हैं जो कॉटन के वाले से। नहीं जी, वही है कि थ्रेट तो ये था कि हम लोग पहले तो हम मना पाबंदी लगाते थे कि जी आप मेहरबानी करें, इससे पहले आपने कॉटन नहीं लगानी। हम लोग ना जी, जब हमारी सिर्फ नॉन बीटी होती थी ना जी, बीटी कॉटन नहीं आई थी, तो हम 1 अप्रैल से पहले उन्हें नहीं लगाने देते थे कि ना लगाएं, क्योंकि उस पर ना पिंक का थ्रेट आता था। तो फिर इसके बाद ये है कि अब जो जब से बीटी आई थी फिर लोग आ गए थे,
अर्ली लगानी शुरू कर दी थी फरवरी में, मार्च में, तो बहुत अच्छी पैदावार ले रहे थे। लेकिन फिर ये कुछ अर्से जो पिंक यानी कि रेजिस्टेंट पावर बढ़ गई कपास में, ये था कि लोगों ने यानी कि प्रॉपर इसको नहीं सेटलमेंट की, क्योंकि जो है कि बीटी के साथ 10% एरिया नॉन बीटी का होना चाहिए। अच्छा, ये था ना जी, 10 नॉन बीटी लगाई है ना, 10% नॉन बीटी का होता है। डॉक्टर साहब आपका इंपॉर्टेंट पहलू है, इसी पे बात करते हैं। मैं ज़रा ये जो आपकी राय है इस पे बाकी मेहमानों से भी ज़रा मुशावरत कर लूँ, उनका भी जो है सजेशन इसमें शामिल है। डॉक्टर साहब ये जो पैटर्न है, ठीक है, ये हमें कामयाबी तो मिली जिन लोगों ने ज़रा अर्ली लगा ली थी, लेकिन अगर हम काश्तकारों को खुला छोड़ देंगे कि भाई यार वो जब भी आप कॉटन काश्त करना चाहें, तो फिर पहले भी ऐसे ही हुआ, माजी में बड़े मसाइल पैदा हो गए, तो अभी अगर फरवरी में काश्त करना शुरू कर देंगे तो फिर उससे मसाइल ही पैदा होंगे। डेफिनेटली मसाइल आते हैं, जैसे ही मौसम खुलता है तो उसमें फिर जो पेस्ट प्यूपा हालत में होता है या सोया हुआ होता है तो वो जाग जाता है। तो अब इस वक्त जो इसकी जो असल मैनेजमेंट है, ये ख़ास तौर पे गुलाबी सुंडी के लिए, एक तो हमें हर काश्तकार को ये चाहिए कि उसने जो कपास की छटियाँ रखी हुई हैं जलाने के लिए, उसकी जगह को बदलें। इस वक्त गुलाबी सुंडी मौजूद होगी जी, और वो उसकी होस्ट जो जगह हैं वो क्या क्या होंगी? एक तो वो होगी कि भाई वो जो छड़ियाँ रखी हुई हैं उसके नीचे जितना भी कचरा पड़ा होगा ना, उसमें गुलाबी सुंडी 100% होगी, मौजूद होगी। ठीक तो है, उसको वहीं पे तल्फ कर दें, इसको जला दें, जिस तरह भी है। या इनके साथ कोई आप जिनसी फंदे भी लगा सकते हैं कि वे परवाने बने तो ये उसमें कैच हो जाएं और मेटिंग ना हो और उससे आगे जो है इसकी नस्ल ना चले। दूसरा, फैक्ट्रियों का जो कचरा अगर पड़ा हुआ है तो उसको भी वहीं पे ख़त्म करना चाहिए, ताकि ये मेन सोर्स यही होते हैं। क्योंकि गुलाबी सुंडी के मुतबादिल पौधे इतने ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। कहीं होस्ट है सही इसका पौधा कोई? ऑलमोस्ट नहीं है। वैसे भिंडी पे सुना था कि किसी वो कम आती है, लेकिन इसका प्रॉपर होस्ट नहीं जी, नहीं, इसका सिर्फ यही एक ही होस्ट है। इसीलिए तो मैं वो बात कर रहा था ना कि अगर 10% आगे तो उसको जो है वो इस तरह से हम जो है काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमें जो बीज लेना है ख़ास तौर पे, आम तौर पे ये 2 बीजों को जोड़ के भी इसमें रहती है, तो इसको जब हम बीज को बुर उतारेंगे, डीलेंट करेंगे, तो उसके बाद इसकी ग्रेडिंग अच्छे तरीके से कर लें तो वहाँ पे भी ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। लेकिन ये सारा जो है ये एक पूरा इज्तमाही कोशिश सारे फार्मर करेंगे तो गुलाबी सुंडी से जान छुड़वाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये नीयत की बात है। एक दिन आप ये तय कर लें कि हमने जान छुड़ानी है और सारे मिल जाएं, क्योंकि इसका मुतबादिल तो पौधा है नहीं। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया कि अगर प्री मैनेजमेंट में हमें ज़रूरी है कि अगर अगली फसल को बचाना है तो गुलाबी सुंडी का तदारक अभी से करें। और दूसरा ये है कि जो फसलों में अगर कोई मुंड खड़े हुए हैं, पिछली फसल की बाकियात खड़ी हुई हैं, तो उनको भी हल चला के इसको ख़त्म करें। वो तो कुछ लोगों के अंदर ये भी रुझान आ गया था, वो मुंड खड़ा लेते थे कि भाई इसी से हम आगे जो है ना वो फसल लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। फिर उससे पेस्ट कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि ये परवाने जो हैं ये आपके खेत तक महदूद नहीं रहेंगे, इनकी परवाज़ काफ़ी दूर तक होती है और ये दूसरे जगह पे भी ये जाके वहाँ पे ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। मतलब आपकी राय ये है कि इसके मुंड ना खड़े किए, इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि ज़मीन ओपन होगी, खुलेगी, और उसमें अगर कोई कीड़ा है तो वो परिंदे वगैरह इसको लेंगे, कुछ धूप की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मुंड खड़े इसलिए करते हैं कि भाई एक तो सोइंग के खर्चे से बच जाएं और दूसरा ये है कि वो अर्ली से भी अर्ली हो गया काम। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती है ना जो नई नई आ रही होती हैं तो उनके रेट ज़्यादा होते हैं, तो अक्सर फिर काश्तकार कहते हैं इसी से फ़ायदा लें, ये इससे अर्ली फ्रूटिंग आएगी और इसी का बीज बना के फिर हम जो है वो इसको आगे जो है ना वो बेच सकते हैं। ठीक है, ताहिर खान साहब ये बताइएगा कि आपका प्लान क्या है, कब से आपने काश्त शुरू करनी है? बुखारी साहब, ज़ाती तौर पे अगर मुझसे पूछेंगे कब शुरू करनी है तो मैंने तो वीट ग्रो की हुई है। ठीक है, जैसे ही गंदम कटेगी तो कोशिश मेरी ये होगी कि जितनी जल्दी हो सके मुमकिन हो सके। एस्टिमेटेड टाइम आपने क्या सोचा हुआ है कभी? देखें बुखारी साहब, इस दफ़ा जो वीट है वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि कोई 10 से 15 दिन पहले उसकी हार्वेस्टिंग मुतवक्को है। अच्छा, पहले ये होता था कि तकरीबन 4-5 अप्रैल के करीब या 8-10 अप्रैल के करीब ब्लूम पे होती है हार्वेस्टिंग, लेकिन इस दफ़ा मुतवक्को ये है कि आफ्टर 25 मार्च इसकी हार्वेस्टिंग अब गर्मी वगैरह जैसे पड़ रही है और अर्ली है इस वक्त ना वीट, यानी अक्सर लोगों की 15-20 नवंबर तक उन्होंने खेत खाली मिल गए ना जी, कपास की फसल तबाह हो गई। कपास हुई नहीं, खेत खाली मिल गए। इसमें बुखारी साहब मैं
बीइंग ए काश्तकार, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपने काश्तकार भाइयों को कि पिछली दफ़ा इंतहाई खूबसूरत कॉटन थी, उसकी जर्मिनेशन भी बड़ी अच्छी थी, उसने ग्रो भी बड़ा अच्छा किया। उसके ख़त्म होने में मैं ये समझता हूँ कि 80% क्लाइमेटिक प्रॉब्लम था और 20% जो प्रॉब्लम आया वो मल्टी क्रॉपिंग की वजह से आया। कि उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी लेवल बढ़ गया नमी की वजह से। तो उसमें मैं काश्तकारों को ये कहूँगा कि ये ऐसी फसल है जिससे पाकिस्तान रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल हौसला ना हारें और कॉटन की तरफ दोबारा आएँ। इंशाल्लाह हर दफ़ा तो ऐसा नहीं होगा कि पिछले दफ़ा 1 माह और 3 दिन की जो बारिशें थी उसने बहुत अच्छी क्रॉप को अनएक्सपेक्टेडली वो आई। तो उसमें पहली जो तैयारी है ना हमारी वो है कि हमें सिलेक्शन जो सीड का है ना वो करना चाहिए। सीड पे बात करते हैं। आप बतौर काश्तकार ये जो जिनके पास खेत खाली पड़े हुए हैं और वो अर्ली सोइंग पर जा रहे हैं, आपकी राय में कब अर्ली सोइंग भी आप करना चाहें तो उसकी भी कोई एक लिमिट होनी चाहिए ना, कब से हो सकती है आपकी राय में? देखें टेक्निकली तो जब 27-28 डिग्री पे टेम्परेचर जाता है तो अर्ली सोइंग हो सकती है। वो भी शेख फरवरी के स्टार्ट में चला जाए या एंड में चला जाए, क्योंकि 27-28 डिग्री पे जो जर्मिनेट हो जाता है सीड कॉटन का। तो अभी ट्रेंड तो यही है ना कि जिन्होंने खाली रखा हुआ है उनका मकसद तो यही है कि मैक्सिमम यील्ड लें वो और जब टेम्परेचर बेहतर हो कुछ तो काश्त कर लें, 26 से ऊपर हो तो काश्त कर लें वो। अच्छा, मतलब आपकी राय ये है कि फरवरी में भी अगर वो काश्त करना चाहता है, मिड फरवरी में तो जरूर एक्सपेक्टेड है कि मिड फरवरी में टेम्परेचर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 27-28 के करीब तो काश्त कर लें। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक जरूरी है। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम कपास की फसल पे बात कर रहे हैं, कपास की प्री मैनेजमेंट पे बात कर रहे हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया एक तनासुब का कि 10% जो है वो नॉन बीटी लाजमी है अगर आप बीटी काश्त कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये थी जी, हम ये ज़ाहिर है जी हम फर्स्ट डे से यही कह रहे थे उनको कि पिंक बोलवर्म जो है ना उसका होस्ट सिर्फ कॉटन ही है, ठीक है, और इसका कोई होस्ट नहीं। तो ये था कि जब अब दोबारा इसका फ्लेयर अप हुआ है ना पिंक बोलवर्म, वो यही वजह है कि इसको होस्ट अपना मिला नहीं, तो ये फिर ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेजिस्टेंट पावर बढ़ गई और जो इसकी यानी कि इसको बढ़ने की वजह बना। इसका मतलब ये कि होस्ट आप खुद दे रहे हो कि भी आप यहाँ वो बढ़े और बाकी जगहों पर न जाए। अगर हम नॉन बीटी लगाएंगे वो फिर बीटी की तरफ नहीं आएगा, ठीक है, उसी में रहेगा, तो उसी से उसको ज़ाहिर है कि वो उसको ज़्यादा लाइक नॉन बीटी को करेगा। तो वो जिसने नॉन बीटी लगाई है उसकी तो फिर फसल तबाही हो जाएगी ना। थोड़ा सा एरिया जैसे बफर लगाते हैं ना 10% ना जी, ऐसे साथ लगाएंगे वो नहीं, ऐसे नहीं फायदा। ये वैसे है तो अजीब सी बात, आप खुद ही गुलाबी सुंडी पाल रहे हो। बफर एरिया नहीं जी, सुंडी पालने का नहीं जी, अगर आएगा तो वहाँ पे आएगा, नहीं तो उसने आना तो है, अगर कंट्रोल ना हुआ तो फिर उसने रेजिस्टेंट पावर बढ़ जाएगी। ये कुदरत ने एक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है ना कि उसमें ज़ाहिर है मुखालिफ कीड़ों दुश्मन कीड़ों ने भी रहना है, दोस्त कीड़ों ने भी रहना है। तो जब हम उनके लिए बीटी लगाएंगे और बीटी जब कोई सुंडी खाती है तो ज़ाहिर मर जाती है, जो बच जाएगी तो उसके अंदर इसका मतलब कुव्वत मदाफ़ियत आ गई, उसकी अगली नस्ल में फिर ये मदाफ़ियत आ जाती है। इसलिए शुरू से ये कहा गया था कि इस बीटी के साथ नॉन बीटी क्रॉप ज़रूर लगाएं ताकि जो कुदरत ने कीड़े रखे हुए हैं उन्होंने खुराक तो लेनी है, वो नॉन बीटी की तरफ जाएंगे और बीटी जो है वो बच जाएगी। अगर हमने नॉन बीटी नहीं लगाई और 100% बीटी लगाई है तो उसकी वजह से ये कुव्वत मदाफ़ियत जो है वो कीड़ों में आ गई बढ़ जाएगी। आप इसको इस पैटर्न को फॉलो करते हैं? देखिए बुखारी साहब, मेरा जो एक्सपीरियंस है ज़ाती तौर पे, पहले तो हम करते ही नॉन बीटी की काश्त थे। ये तकरीबन 8-10 सालों से ये बीटी आई है। ये देखा है कि जो नॉन बीटी है उस पर पहले अमेरिकन आती थी, उस पर स्पॉटेड आती थी और लश्करी काफ़ी आती थी। पिंक उस पर इतना अट्रैक्ट नहीं करती थी। लेकिन जो ये बीटी है सीड, इस पर पिंक सबसे ज़्यादा करती है, स्पॉटेड अमेरिकन और लश्करी तकरीबन आती नहीं है। लेकिन
इसमें सकिंग के हवाले से भी फ़र्क है। अच्छा। कि नॉन बीटी पे हमेशा जो सकिंग कम आती है और बीटी पे बहुत ज़्यादा आती है सकिंग। अच्छा। इसमें डॉक्टर साहब ने जैसे 10% कहा, मैं तो बल्कि इस बात पे मेरा ख्याल है कि ये होस्ट प्लांट देने के अलावा भी कम से कम 30-40% ये नॉन बीटी की काश्त हो और बाकी जो है वो बीटी की। उसकी क्या रीज़न है? चलो तो होस्ट प्लांट तो अलग हो गया। नहीं, उसमें मैनेजमेंट आपको बेहतर करनी पड़ेगी ना गुलाबी की। अच्छा। यानी यील्ड के हवाले से जो है वो जो नॉन बीटी है, एक तो उसके टाइमिंग का भी फ़र्क है। वो आप आफ्टर यकम में भी आप काश्त कर सकते हैं। उसकी ड्यूरेशन जो है वो ड्यूरेशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। ड्यूरेशन का आप भी, अपने उसमें फील्ड को बेहतर यील्ड भी आ सकती है और पेस्ट मैनेजमेंट भी हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि उन गलतियों का भी इजाला करना है जो पिछले साल हमसे हो गई। अच्छा, वो जो क्लाइमेटिक चेंजेस थी वो हमें अंदाज़ा नहीं था, अब हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, बारिशें, हीट, सारा कुछ, उसके लिए हमने तैयारी कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। अच्छा, एक फैक्टर जो है उसमें जर्मिनेशन का भी आ जाता है कि हमने बीज तो काश्त किया लेकिन जर्मिनेशन का जो हमारे पास जो हमारा अपना पैमाना था उस पर पूरा नहीं उतरा, तो ये मसला हो जाता है। तो इस जर्मिनेशन के फैक्टर को और सीड के चुनाव को, बीज के चुनाव को, इस हवाले से आपकी राय क्या है कि किस तरह हम मैनेज करें? इसका पहला तो यही है जी कि आपने सीड लेना है ना, ज़ाहिर किसी रिलायबल सोर्स से लें, क्योंकि अब तो जगह जगह से मिल जाता है। अगर कोई मिलता है तो ना लें, अगर मिल रहा है तो आप किसी सरकारी अदारे से लें या कोई यानी कंपनी है जो ऑथेंटिक है। सरकारी अदारे तो खैर इतना बीज नहीं फराहम कर सकते। हाँ जी, इतना नहीं कर सकते कंपनी, लेकिन उनसे जर्मिनेशन उसके अगर बैग पे अगर ले रहे हैं, प्राइवेटली किसी से ले रहे हैं, बैग पे जर्मिनेशन कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी, आप खुद भी चेक करें, जर्मिनेशन देखें, या बस वो जो उसने लिखा हुआ है बैग पे उसने लिखा हुआ है तो उससे कुछ कहें कि ये इतनी कंफर्म हो तो उससे यानी कि बात होनी चाहिए कमिटेड कि इतनी है, तो लेकिन खुद भी चेक करनी चाहिए बाद में। और ये कि हमारा अदारा भी ये करता है जी, अगर कोई सैंपल भेजते हैं ना जी, वो फिर उनको जर्मिनेशन चेक करवा के भेज देते हैं 8 दिन। अच्छा, ये सिर्फ जर्मिनेशन चेक कर देते हैं या ये वैरायटी भी चेक हो सकती है कि अगर आपको किसी ने बीज भेजा है, उसको जिसने बेचा है उसने कहा है कि जी फलां वैरायटी है, तो आप ये बता सकते हैं ये वैरायटी है या नहीं? नहीं जी, वो सीड से नहीं होता। सीड से सिर्फ ये पहचान सकते हैं आप यानी बीटी और नॉन बीटी का बस डिफरेंस। वैरायटी आप नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा मसला है ना काश्तकार के लिए। ये पता तब लगता है जब जो चीट करते हैं उनके पास एक ही थैला होता है, तो उसमें जो वैरायटी कह दें वो बाहर आ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जाहिर है इस वक्त हम प्लानिंग, हाँ, इससे भी और वैसे भी एक काश्तकार प्लानिंग कर रहा है। जी जी, कपास की काश्त की अभी से प्लानिंग शुरू हो गई है जी, कैसे करना है, उसकी तैयारी करनी है। तो प्लानिंग में बुनियादी फैक्टर हैं क्या करना चाहिए उसे? सर प्लानिंग में सबसे पहले तो ये है कि आप ये देखें कि पिछले साल आपने काश्त की और उसमें क्या खामियां रहीं, कि आपकी पैदावार सही क्यों नहीं आई। तो उन खामियों को दूर करने के लिए जो है वो मनसूबाबंदी करें। किसी भी काम के लिए मनसूबाबंदी तो बुनियादी चीज़ है। नंबर 2, जो आपने बीज के लिए कहा है, तो आप ये देखें कि आपके इलाके में किस वैरायटी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो आप उस वैरायटी को फोकस करें। उसके बाद जिस तरह है कि बीज आप लें तो थोड़ा वक्त से पहले ले लें, ठीक है, और उसकी जर्मिनेशन खुद चेक कर लें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 100 दाना गिन लें, ठीक है, सेबे वाली बोरी हो या कपड़े की कोई बोरी हो, उसको नम करके, ठीक है, तो उसमें ये बीज रख दें और उसको लपेट के रख दें, और थोड़ा थोड़ा पानी रोज़ लगाएं, ज़्यादा नहीं लगाना, नमी चाहिए। तो 4 दिन बाद खोलेंगे तो उसमें जो जर्मिनेशन हुई होगी बीज की, आप गिन लें कि कितने बीज उगे हैं, तो उतने % जर्मिनेशन है। तो 100 में से जितने उगे हैं जी वो इतने % है। उस हिसाब से आप बीज को एडजस्ट करें एकड़ के हिसाब से। कितने % होनी चाहिए? होनी तो 100% चाहिए, 100% लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ को हम सेफ जर्मिनेशन कह सकते हैं। 80% तो 85 तक तो होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो उसकी जर्मिनेशन कम आ रही है, 85 से कम आ रही है, जी, तो फिर वो बीज बदले, क्या करे? बढ़ा ले, बीज बढ़ा ले, या अगर 50% या 60% आ रहा है तो फिर बीज बदला लें, क्योंकि फिर खर्चा बढ़ जाएगा ना, आपको डबल बीज इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद कुछ बीज को आप संभाल के रख लें नागे पूरे करने के लिए। अगर कहीं नागे आते हैं या बीज नहीं उगता तो गैप फिलिंग के लिए जो है वो बीज होना चाहिए। लेकिन इसकी दूसरा ये है कि अब जो हालात आ रहे हैं, ये खेलों पे काश्त होनी चाहिए, क्योंकि जब बारिश आती है खेतों में पानी खड़ा होता है तो वो सबसे बड़ा मसला बनता है। तो खेलों में थोड़ा सा बचत हो जाती है कि आप पानी निकाल सकते हैं। ठीक है।
और बात जो है वो जो आपका नीचे वाला रकबा हो जो जिसमें ज़्यादा ढलवान वगैरह हो, तो उस रकबे में आप धान काश करें, और बारिशों का जब ज़्यादा वाफिर पानी आए तो उसमें निकाल लें। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इस दफ़ा जिन लोगों ने अपने खेतों से पानी को निकाला है उन्होंने अपनी फसल को बचा बचाया। लिया है, ठीक है। जब पानी खड़ा हो गया वहाँ वहाँ पे ये ज़्यादा मुतासिर ठीक हुई हैं। है। ताहिर साहब, ये जो जर्मिनेशन का इशू है, आप खुद जर्मिनेशन चेक करते हैं और बीज कहाँ से लेते हैं? क्या आपने क्या पैटर्न अडॉप्ट किया हुआ है? डॉक्टर साहब, ये मैं सेकंड करूंगा नाजिम साहब की बात को कि इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है बीज को, उसकी जर्मिनेशन को चेक करना। बल्कि आप अगर नहीं भी बोरी पे करना चाह रहे, आप ज़मीन के सॉइल के अंदर कर लें। आप 3-4 स्क्वायर फीट को आप डिग करके उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें बेहतर ये है कि आप खुद करें, आप उस पर रिलाय ना करें जो बोरी के ऊपर लिखा हुआ है। और एक अहम बात ये है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि जितने अच्छे रिजल्ट सीड ट्रीटमेंट के आते हैं सकिंग के हवाले से स्पेशली, वो किसी और चीज़ के नहीं आते। ठीक है। आपको सीड ट्रीट लाजमी करना चाहिए। ठीक है। उसमें बाजार में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप टाइमली सीड ट्रीट कर लेंगे और अच्छे तरीके से उसकी मैनेजमेंट करके, हाँ, एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल घंटों के हिसाब से भी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमारी वीट हार्वेस्ट हो जाए, ज़मीन खाली हो, हमें पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा प्लोइंग होती थी, पहले हम ज़मीन की तैयारी करते थे। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप कोई ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। आप तो हल मारें, उसे ज़मीन को इतना कर लें कि उसकी खेलें निकल आएँ, और फौरी तौर पे बगैर टाइम ज़ाय किए जितना अर्ली आप कर सकते हैं आप अपनी कॉटन को सो कर लें। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो पहलू है सीड की ट्रीटमेंट का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो काम है ना, ये कुछ थोड़ा सा लोग भी लेथार्जिक हो गए हैं। ये क्या जर्मिनेशन चेक करनी है जी, ये तो लिखी हुई है। अच्छा, क्या ट्रीटमेंट करनी है जी, बस ठीक है यार, बीज मिल गया, अच्छा बीज है, लगा दें। तो इसकी इफादियत क्या है आपकी नज़र में एज ए साइंटिस्ट? और ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई टेक्निक्स और गुर भी बता दें। हाँ जी, ये है जी कि सीड को पहले तो ये कि डिलिंट करेंगे ना जी, उससे जैसे वो है कि पिंक का ना अटैक जो है कि कम हो जाएगा, जो अंदर इसमें ना सरमई नीब सो रहे होते हैं इसमें। अच्छा, डबल सीडेड हो जाता है ना, उसमें लार्वा होता है इसका। अच्छा, ठीक है। वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, सीड के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से ये है कि आपको इंसेक्टिसाइड से अगर ट्रीटमेंट करते हैं आप, तो उससे ये होता है कि हमारा जो सकिंग का अटैक है ना, वो 25 दिन हमें उससे फ्री हो जाते हैं, और हमारी जो सीडलिंग है वो भी थोड़ी सी उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और दूसरा ये है कि जो अर्ली लगाते हैं ना जी, उनको फंजीसाइड भी लगाना चाहिए। अच्छा, ठीक। फंजीसाइड से भी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अर्ली, कुछ लोग तो अर्ली लगाते ही हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ट्रेंड है पिछले मौसम को देखते हुए कि अर्ली लगाएंगे, और उनके लिए ये है मशवरा कि आप लोग फंजीसाइड ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये होता है कि अगर उसको फंजीसाइड से वो ट्रीट कर देंगे, अब तो इकट्ठे मिल रहे हैं इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड, ठीक है, दोनों की मिक्स है दोनों का ना, तो उससे ट्रीट करेंगे ना जी, उसका ये फ़ायदा है कि उसको हम जो साइल का टेम्परेचर होता है जी 18 डिग्री से अगर लो है ना, ठीक है, तो आपकी जर्मिनेशन स्लो होगी। ठीक है। जैसे वैसे आम जो है, हम जो टेम्परेचर नॉर्मल में चले जाते हैं, जब हमारा आम टेम्परेचर 35 होता है तो सॉइल का भी ठीक 18 से तकरीबन होता ही है। ठीक है। तो ये अगर लोग फरवरी में काश्त करेंगे, जैसे अब मार्च में इस दफ़ा काफ़ी लोग काश्त करेंगे, तो वो फंजीसाइड लगाएंगे ना, इससे ये है कि इसने जर्मिनेशन होनी है स्लोली। वो जो 5 दिन में पूरी यानी कि जर्मिनेशन हो जाती है, वो 12-15 दिन ले लेती है। तो उसके लिए अगर तो फंजीसाइड से नहीं ट्रीट किया हुआ तो वो सीड को फंगस लग जाता है, तो वो फिर हमारी जर्मिनेशन, सीडलिंग अफेक्ट करती है। हाँ जी, इसलिए फंजीसाइड ज़रूर लगाएं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है जी, इसको ज़रा बता दें। ये मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं इसको मज़ीद बढ़ाता हूँ कि जब बीज का बुर उतार लेते हैं तो उसको खुले पानी में डाल दें। बीज का बुर कैसे उतारें? इसको तेज़ाब के साथ उतारते हैं आमतौर पे जो है। 1 kg तेज़ाब जो है वो 10 kg बीज, गंधक का तेज़ाब, गंधक का तेज़ाब, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, गंधक का तेज़ाब। गंधक का तेज़ाब, उसका मिक्सचर कैसे बनाएं? उसमें इसमें ये होता है कि बीज किसी टब में डाल के, ठीक है, उसके ऊपर तेज़ाब डाल के तो उसको हिलाते रहें किसी चपटी से या कुछ
छड़ी बना लें, उसके साथ हिलाते रहें तो उससे उसका काला होके भूर उतर जाता है। ठीक है। उसके बाद उसको खुले पानी में अच्छी तरह से धो लें। ठीक है, ताकि तेजाब का असर यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास की फसल पे बात कर रहे हैं और प्री मैनेजमेंट पे बात हो रही है। माहिरीन हमें बता रहे हैं कि आपने अगर कपास काश्त करनी है तो किस तरह इसकी तैयारी करनी है। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि सीड को हमने ट्रीट कैसे बीज को अच्छी तरह से धो लें तो अक्सर काश्तकार बड़ा गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। वो बीज को उठा के ज़बान पे लगा के देखते हैं कि इसमें खटास है तो तेज़ाब का असर है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन गलत है, इससे ज़बान जल सकती है। ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से धो के एक टब में पानी लें, उसमें बीज को डाल दें और उसमें जो तर्ज है बीज, उसको फ्लोटर सीड कहते हैं। ठीक है। उसको निकाल दें। जो सिंकर सीड है या डूबा हुआ बीज है, वो उसकी जर्मिनेशन और उसकी ताकत जो है वो ज़्यादा बेहतरीन होगी। अंडे वाला फार्मूला है जी। और फिर उसमें आप जब जहर लगाएंगे, ठीक है, तो ये है कि जो आपने बीज निकाला है उसकी मिकदार आप कम बीज रखेंगे, 4 केजी से भी 1 एकड़ लग जाएगा, क्योंकि उसकी उगाव भी पूरा होगा। उस पे फिर जो आप बीज को जहर लगाने का ख़र्चा है वो भी कम हो जाएगा। जहाँ 10 केजी पे लगाना है वो आप 4 या 5 केजी पे वो लगाएंगे तो आपका बीज पे जहर लगाने का ख़र्चा भी कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह अभी बताया इन्होंने कि फंजीसाइड और ये पेस्टिसाइड जो है ये लगाना चाहिए, इसके साथ अब ग्रोथ एनहांसर भी आ गए हैं, उनको भी अगर आप इसके साथ मिला लें। हमारे BZU इफेक्टिव है जी, बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा। और ये आप बेशक पैट्री डिश में करके देख लें और उससे देखें कि जड़ें कितनी तेज़ी से उसकी फैलती हैं आम बीज से। ये कोई ऑर्गेनिक है या जी, केमिकल? ये ऑर्गेनिक है। ये सुहाने के पत्तों का एक्सट्रैक्ट है। ठीक है। वो हमने बहुत ज़करिया यूनिवर्सिटी में इसको तैयार किया है और इसके बीज को हम जब लगा के इस्तेमाल करते हैं तो इसकी शुरू की बढ़ोतरी बहुत अच्छी होती है। जब फसल की 20-25 दिन में अच्छी उठान होगी तो आगे भी पौधा जो है उसी तरह की बुनियाद उसकी बेहतर लेकिन ये तो आपके पास अवेलेबल है ना, ये काम ये मार्केट में भी अब आ गया है, रजिस्टर हो गया है। ये खुद भी आप उसको कर सकते हैं कि पत्तों को उतार के पीस लें या इसका कोई पीसने से उसका अंदर का सेल का जो है वो नहीं निकलता। पत्ते हमारे पास ले आए तो हम उनको भी अर्क निकाल के दे सकते हैं। अच्छा, आप दे सकते हैं? हाँ, हम वो फ्री ऑफ कास्ट निकाल फ्री ऑफ कास्ट निकाल देंगे। जबरदस्त। तो ये पत्ते वो खुद ले आए? पत्ते असल में जाहिर है इतने ज़्यादा बल्क में यूनिवर्सिटियों में तो नहीं होते। अच्छा चलें, अगर ये लेकिन ये कमर्शियल भी हो गया, किसी के पास अगर ये दस्तयाब है जी, तो कितनी मिकदार इसकी लगानी है बीज पर? इसकी मिकदार बहुत कम होती है। ये 1:10 की रेशो से हम करते हैं और इतना पानी हो कि जिसमें वो बीज एक दफ़ा डूब जाए और उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। या जब आप सीड ट्रीट कर रहे हैं, केमिकल आप बाकी डाल रहे हैं और पानी तो उसमें डालेंगे, उसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर दें। नहीं, उसी में डाल दें, उसी में वो अर्क डाल दें। वो ये तो उसको मिक्स करेंगे। आपने किया है ये तजुर्बा? नहीं डॉक्टर साहब, हमने तो कभी नहीं किया, लेकिन आप जरूर करेंगे। साइंटिस्ट अगर हमें बता रहे हैं मुझसे लें और इसको इस्तेमाल 10 से 15% अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ सकती है तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये हमने गंदम पे पिछले साल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने 150 फार्मर के फील्ड में मुल्तान, बहावलपुर और देरा गाजी खान में ये करवाया था और उसकी पैदावार उन्होंने बाकायदा हमें डेटा दिया। 150 फार्मर का डेटा जो था वो 15% पैदावार उनकी बड़ी है। तो उसके बाद ये प्रोडक्ट रजिस्टर हो गया है अब। अच्छा जी सर। इसका एक्सट्रैक्ट करने का कितने पत्ते होने चाहिए क्वांटिटी में और पानी कितना होना चाहिए डाल के अगर निकालना चाहिए किया जाए? ये हम ये करते हैं कि पत्ते लेके इसको वॉश करते हैं और इसको फिर इसको हम करते हैं फ्रीजर में रख देते हैं। मैं डॉक्टर साहब इसको जरा आसान कर लेते हैं कि मैं 10 एकड़ काश्त कर रहा हूँ, 10 एकड़ के बीज को मैंने ट्रीट करना है। हाँ जी। तो मैं आपके पास कितने पत्ते लाऊं कि जिसका एक्सट्रैक्ट मुझे 10 एकड़ आप 10 किलो तक पत्ते ले आएंगे तो उसमें हाँ जी 2-1 लीटर निकल आए तो आपके लिए बहुत है। ठीक है, 10 किलो पे पत्ते ले आऊं। 10 किलो पत्ते, लेकिन ये है कि जिस वक्त पत्ते तोड़ें वो फौरन हमारे पास ले आएं। अगर थोड़ा सा देर हो जाती है तो उस पर फिर फंगस डिवेल्प होना शुरू हो जाती है, काले होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। सुबह को 8 बजे आप पत्ते तोड़ें, 10 बजे तक पहले हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग बना लें, हमारे पास ले आएं, हम उसको जो है ना एक्स्ट्रा। कितनी देर में आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल देंगे? उसमें 1 दिन लगेगा। इसको वॉश करके हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं ताकि ये क्रिस्टल बन जाए, इसका अंदर जो पानी है वो बर्फ़ बन जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर मशीन में जब निकालते हैं तो उसके सेल में से भी वो जो है ना सारा पानी निकाल देता है, एक्सट्रैक्ट निकल आता है और उसको फिर हम जो है इसको घुमाते हैं
तेज़ी के साथ, और उसके बाद फिर इसके जो मोटे पार्टिकल हैं अलहदा करके फिर आपको देंगे, लेकिन वो आपको 1.5 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर पत्तों को फंगस लग जाती है तो फिर वो एक्सट्रैक्ट जो पड़ा होगा, नहीं उसको अगर सील बंद पड़ा हुआ है तो वो 1.5 साल तक, हमारे पास 2 साल तक का मटेरियल पड़ा हुआ है, हम उसको बाकायदा टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो 2 साल तक का मटेरियल जो है वो ख़राब नहीं हुआ। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात कर दी लोगों के लिए कि जी आप पत्ते ले आएँ और हम इसको, आपके पास इतनी गुंजाइश है कि अगर काश्तकार आपके पास बिल्कुल है आ जाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर वो जो आप कमर्शियली इसको दे रहे हैं जी, तो वो हमने नहीं रजिस्टर कराया, वो एक प्राइवेट कंपनी हमारी पार्टनर थी, ठीक है, उसने रजिस्टर कराया इसको। ठीक है, वो मार्केट में भी जी, वो मार्केट में अब वो कर रहे हैं, ये सीज़न जो मकई पे वो लगा रहे हैं। ठीक है। तारिक साहब, ये तो अच्छी बात है, ये जो हमें नुकसान हुआ है 10-15% अगर ये नुकसान कवर अप हो सकता है तो दैट्स गुड, और आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी काश्तकारों को भी फ़रोग़ देना चाहिए। यकीनन डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि जो इतनी महंगी फंजीसाइड हमें मिल रही है या इंसेक्टिसाइड है, अगर ये सस्ते दामों और हमारे आम आजकल सांझने का सीजन लगा लें 2-4 दरख्त और तो इंशाल्लाह हम लगाएंगे और अल्लाह करेगा इसके अच्छे रिजल्ट होंगे। बुखारी साहब, यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ बात के, क्योंकि आज बात हो रही है प्री मैनेजमेंट के हवाले से, अक्सर ये देखा गया है कि आप सिर्फ कोई भी एरिया सिर्फ कॉटन का एरिया नहीं रहा, मल्टी क्रॉपिंग हो रही है। मैं अपने काश्तकारों को इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जब काश्त करने लगें कोई और क्रॉप कॉटन के अलावा और फिर कॉटन करने लगें तो खुद भी और अपने हमसायों से भी मैनेज कर लें कि एक जगह पे आप कॉटन लगाएं और दूसरी जगह पे कोशिश करें कि मकाई या जो भी मेज़ वगैरह लगाना चाह रहे हैं, एक तो ये ज़रूर करें। अच्छा, और एक दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त ज़्यादा जो कॉटन की काश्त है वो ब्रैकिश जोन में हो रही है, क्योंकि जितना स्वीट जोन है वो सब शिफ्ट कर गया है मेज़ के ऊपर, क्योंकि मेज़ को ज़्यादा चाहिए पानी, लोगों ने प्रेफर ये किया है कि वो हम मेज़ करें। जो ब्रैकिश जोन है उसमें बाज़ वो ये करते हैं कि मेरे कई भाई मेरे दोस्त जल्दी करने के लिए ना उसे ट्यूबवेल के ऊपर उसकी पहली जो उसे ना पानी लगाते हैं, जिससे जर्मिनेशन बड़ी मुतासर होती है, क्योंकि उसमें सॉल्टी वाटर होता है, वो जर्मिनेट होते हुए अक्सर वो डैमेज करता है, फिर बाद में नागे पूरे करने पड़ते हैं। पहला पानी कम से कम नहरी पानी लगाएं, उसके बाद फिर अगर दस्तयाब हो तो। हाँ जी, डॉक्टर साहब, ये जो मल्टी क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं और ये तो अब मिक्स हो गया सारा, असल में गवर्नमेंट का ये अब रोल है कि गवर्नमेंट क्रॉप जोनिंग दोबारा से करे, ताकि हमें पता हो कि किस जोन में कौन सी फसल लगनी है। अब मुल्तान को ही देख लें, बल्कि साहिवाल में कपास पहले ख़त्म हुई, वो मल्टी क्रॉप एरिया बना, तो उस वजह से फिर आगे खानेवाल मुल्तान भी अब मल्टी क्रॉप एरिया हो गया है, मकई भी लग रही है, कपास भी लग रही है, गन्ना भी लग रहा है, तो उससे जो है ह्यूमिडिटी पे असर आता है। जो फसल अब ज़ाहिर मकई के साथ है तो उसमें तो ज़ाहिर है उसकी माइक्रो क्लाइमेट तब्दील हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी प्रॉपर जोनिंग करे अब क्रॉप के लिए, ठीक है, तो उससे हम अच्छी पैदावार फिर ले सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये चीज़ें जो हमने यहाँ डिस्कस की, इनके साथ साथ जो है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फर्टिलाइज़र जो है वो खादें बड़ी महंगी होती जा रही हैं, हो गई हैं, अभी ये जो डॉलर का फ़र्क आया है इससे मज़ीद जो है उस पर असरात मरतब होंगे और ख़दशा है कि शायद कीमतें मज़ीद बढ़ जाएँ खादों की। तो इस सारी सूरत हाल में हम ये कपास की बिजाई में खादों का इफ़ेक्टिव इस्तेमाल, उसका क्या गुर है, और आप भी कुछ ना कुछ करते होंगे इसको खादों को बचाने के लिए, इस पर तजर्बा करते रहते होंगे, ये ज़रा काश्तकारों को बताइए। जी जी, मैं फर्टिलाइज़र आने से पहले ना जी एक तो बात करूँगा पहले क्रॉप जोनिंग की, कि हम लोग भी यही जोर दे रहे हैं कि कॉटन की इसकी क्रॉप जोनिंग होनी चाहिए, हर क्रॉप की होनी चाहिए, और इसी वजह से एरिया अफेक्ट हुआ है। और ये हुआ कि इस पे गवर्नमेंट करवाएगी अमल तो फिर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने शुगर केन की फैक्ट्रीज लगा दी कॉटन जोन में। ये जो जोनिंग की बात एक तो ताहिर खान साहब ने की ना कि उस एरिया की एक चेक की, एक ये है कि हम बड़ा जोन बना रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे हो जाए जी जोनिंग तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और दूसरा इरिगेशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बिजाई करते हैं ना जी, बेड एंड फरो पे हम पहला पानी देते हैं जर्मिनेशन के लिए, 1-2 पानी देते हैं, तो वो मेरा मशवरा है जी फार्मर से कि वो ना जो डिबलिंग का निशान होता है जिस पे हम बीज डिबल करते हैं उससे 1 इंच नीचे
पानी देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जो कॉटन है इसको अगर तो ज़्यादा पानी में पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ज़्यादा पानी हुआ या ड्राई हुआ जर्मिनेशन इफेक्ट होती है। इसमें सिर्फ मॉइस्चर चाहिए इसको, ठीक है। यानी कि इसके बारे नमी में हो, ये है नमी कि हो। इसने पानी चूसना होता है, नमी सी चाहिए इसको जर्मिनेशन के ठीक लिए है, ना। ज़्यादा पानी ना दें। हाँ जी, ये ना ठीक है। करें। और दूसरा फर्टिलाइज़र के हवाले से शुरू कर रहे हैं जी बात। फर्टिलाइज़र का ये था कि लोग पहले करते थे डीएपी का शुरू में इस्तेमाल करते थे, तो वो फिर ये है कि जब हम करते हैं, अभी हमने प्लांट पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा होती है थिनिंग से पहले, और थिनिंग होती है जी वो हम करते हैं 25 दिन बाद, वो हमें 25 दिन बाद कर लेनी चाहिए थिनिंग। और उसमें जो वीक पौधे होते हैं, वर्केबल कंडीशन जब ज़मीन हो उस वक्त करनी चाहिए, जो कमज़ोर और अफेक्टेड पौधे हों वो निकालने चाहिए। तो हमने अब ये शुरू किया है जी 3-4 साल से कि हमें फास्फोरस खाद है ना वो हम 25 दिन बाद दें, ज़मीन की तैयारी के टाइम ना दें, क्योंकि जो उन्होंने खाद इस्तेमाल करेंगे वो ज़्यादा पौधे करेंगे, वो थोड़े से पौधे जो हमने आगे लेके जाने हैं वो उनके लिए होनी चाहिए। तो यानी कि पहले तो होते हैं लाखों में पौधे, फिर तो 23,000-25,000 तक जो हम रिकमेंड करते हैं वो होती हैं। उसके बाद फिर यूरिया आपने देनी है, वो स्प्लिट में देनी है, वो डिफरेंट तरीके से देती है, लेकिन अगर थ्रू फर्टिगेशन दिया जाए यूरिया को ना, ऐसे यानी कि 3 स्प्लिट में देनी चाहिए। ठीक है। बर्ड फार्मेशन पे, आगे फिर फ्लावरिंग पे, पीक फ्लावरिंग होती है, फिर फ्लावरिंग और बोल फार्मेशन पे, और थ्रू फर्टिगेशन दें, वो ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव है। पानी के साथ मिला पानी के साथ है, हाँ जी, ड्रमिंग घोल के। और दूसरा ये है कि पानी जब लगाएं एक नक्के से ना लगाएं। अच्छा। एंट्रिंग पॉइंट जो होते हैं ना फील्ड के आपके ना 2-3 नक्के हों, उसका ये फ़ायदा होगा कि पानी आहिस्ता आहिस्ता लगेगा, स्लोली और अब्जॉर्व ज़्यादा होगा, और फिर हमारा पानी का वक्फा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जिन्होंने एक नक्के वाला बंदोबस्त किया हुआ है वो इस पैटर्न को चेंज करें, वो हो सकता है। ठीक है जी, वो 2-3 नक्कों से ना, हाँ जी, जो अंदर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस पर ज़रूर कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा। अभी आपने जोनिंग की बात की और फिर जोनिंग पे मजीद भी बात हुई। ये जोनिंग से तो फिर हम काश्तकार को फोर्स कर देंगे कि भाई आप लाजमी ये फसल काश्त करें, करनी चाहिए। पहले ही परेशान है कि भाई आप करना चाहिए ना। उसकी वजह यह है कि जब एक एरिया एक मखसूस फसल के लिए होगा तो आपके पास सही डेटा भी आएगा। मैं काश्तकार हूँ, मैं नहीं उगाना चाहता, तो आप मुझे कहें कि नहीं ज़बरदस्ती आपने काटन उगानी है या फला फसल उगानी। मतलब ये है कि काटन नहीं लगाना चाहता। जो छोटा फार्मर होता है वो अपनी ज़ात के लिए लगाता है, वो कुछ थोड़ा सा चारा भी लगाएगा, कुछ गंदम भी लगाएगा, कुछ ऑयल सीड लगाएगा, वो अपनी ज़ात के लिए उगा रहा होता है। जो बड़े काश्तकार होते हैं वो शहरों को फीड करते हैं और या मुल्क की इकानमी में उनका एक मेजर रोल होता है। तो जब जोनिंग होगी और बड़े रकबे पे वो फसल काश्त होगी तो उसकी पैदावार भी ठीक होगी और उसके मसाइल भी कम आएंगे उसमें। ठीक है। दूसरी बात जो अब ये कर रहे थे डॉक्टर साहब भी कि हमें जो है अब जो खादें हैं वो इतनी महंगी होती जा रही हैं कि अब उसका मुनसिफाना इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और अगर आपके पास खादें कम हों तो फिर इसको किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए ताकि पौधा चलता रहे। नाइट्रोजन ख़ास तौर पे जो है इसको आप किस्तों में देते रहें, एक आध पानी छोड़ के देते रहें तो उससे पौधा, और जब पीक फ्लावरिंग और बाल आ जाता है तो पौधे ने बढ़ोतरी भी करनी है और उनको मैच्योर करना है, उस वक्त सबसे ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त इसको फोकस करना चाहिए। और अगर फसल फिर भी नहीं संभल रही तो इसको स्प्रे की सूरत में भी यूरिया का 2% महलूल या पोटाश उसमें डाल के वो स्प्रे करनी चाहिए ताकि जो पौधे जो हैं वो सेहतमंद रहें और बाल जो है वो सही तरीके से। ये जो स्प्रे है जी, ये पूरे पौधे पे किया जाए या निचले हिस्से पे किया जाए, कहाँ किया जाए? ये पूरे पौधे के ऊपर जो है वो स्प्रे होना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे यूरिया की जो कमी के अलामात हैं वो नीचे वाले जो मैच्योर पत्ते हैं वहाँ से ये नज़र आते, पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे जो है आप स्प्रे करेंगे तो उससे भी एक लुक अच्छी हो जाएगी। जिस तरह कॉस्मेटिक हम स्प्रे कह देते हैं उसको, लुक अच्छी हो जाएगी और उससे जो है वो थोड़ा सा पौधा जो है वो बेहतर हो जाएगा। अगर खादों के मसाइल हैं और आपके पास वसाइल नहीं हैं तो फिर स्प्रे से हम जो है बेहतर। आधा मिनट है, कोई अगर क्विक बात आप करना चाहें इसमें बुखारी साहब 2 बातें मैं कहना चाहूँगा लाजमी प्री मैनेजमेंट के हवाले से। एक तो मुमकिन हो आप रकबे को लेज़र करवाएं, लेवलिंग उसकी ज़रूरी है, और दूसरा जो है वो वीडिसाइड ज़रूर इस्तेमाल करें थ्रू केमिकल कंट्रोल। जो ये वीड्स हैं वो, और ख़ास तौर पे ऐसे वीड्स करें जो प्री एमरजेंट हों। ठीक है। हाँ, ये एक प्री मैनेजमेंट के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया जी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने बात की है कपास की काश्त पर। तैयारी कर लें, मौसम आ रहा है,
और हमने आपको टिप्स दिए, आइंदा भी देते रहेंगे। कपास की जब बिजाई करीब आएगी तो एक दो प्रोग्राम ख़ास तौर पे अलग अलग करेंगे कि हमने बीज का इस्तेमाल कैसे करना है, खादों का इस्तेमाल कैसे करना है, पानी कैसे देना है। लेकिन तैयारी कर ले, इसमें अच्छा मुनाफा है, मुल्क का भी फ़ायदा है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।